हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। आईपीआर 2 को स्टार्ट करेंगे आज से अपन, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला मेरे को आईपीआर के लिए, एंड सो मेनी रिक्वेस्ट आर ऑल्सो कमिंग फॉर डीआरसी, दिल्ली रेंट कंट्रोल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आई कैन मेक दैट, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बना पाऊंगा। पूरे डीआरसी को कंप्लीट या मतलब जो भी आपका रेंट कंट्रोल है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा चैप्टर भी नहीं है, मेरा टॉपिक भी नहीं है। पर आईपीआर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी मैंने इसको पढ़ रखा है काफ़ी, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करें मास्टरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पार्ट 2, जिसको आप लोगों पार्ट 1 आपने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर। आज अपन बात करें कॉपीराइट लॉ के बारे में। जो कॉपीराइट का ये जो टैग दिख रहा है ना आपको सी, इसकी पार्ट 1 है ये। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, 3 4 5 7 8 पार्ट बनेंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि 23 तारीख तक आपको ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दूं मैं। ठीक है, मेरा टारगेट है। पर एट द सेम टाइम दिस इज समर्थ एशियन जुडिशरी, आप सबको पता है, बहुत ही प्यार आप लोगों ने दिया है। बट यार एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैंने टारगेट करा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर मैं इसमें 800 900 हज़ार लोगों को और ऐड करूँ। तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब करने, आपका कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, बेल आइकन मत दबाना अगर नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है तो, बट सब्सक्रिप्शन तो करो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज से। द टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये बात है आपके टॉपिक का। मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बड़ा बनाता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। और मेरा टारगेट होता था कि 1 यूनिट में सारा कवर कर दूं, पर आप लोग उस बात से अग्री नहीं करते, तो अपन 30 मिनट की ही बनाएंगे, मतलब उसे विदिन खत्म कर लेंगे। जब मैं आपसे कहता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब आपसे कोई कहता है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग समझते हैं, राइट्स भी आप लोगों को समझ में आता है। द क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल। बहुत लोगों जब बचपन में पैदा होते हैं ना, तो उसको लोग कहते हैं कि बड़ा होकर बहुत बड़ा इंटेलेक्ट आदमी बनेगा, इसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, एबिलिटी, वो बहुत अच्छी है। जब एक इंसान बड़ा हो जाता है काफ़ी समय के बाद, उस इंटेलेक्चुअल का पता है मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जो करामाती दिमाग बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि अच्छा करने की और बुरा करने की, दोनों बात कर रहे हैं। योर माइंड कितना इनोवेटिव है, वो इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये मेरे दिमाग में भी आया था, लेट से मैंने किसी से कहा कि एक आइडिया है जो मेरे दिमाग में भी आया था, बस इतना कहा मैंने, और एक सामने वाला आपसे कह रहा है कि हाँ तो क्या आया था, तो आया था, पर ये जो मैंने बनाया है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये 2 लाइनें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्रक्स है। सारे के सारे डिस्कशन आने वाले 10-15 लेक्चर जितने भी बनेंगे वो सब इसी 2 लाइनों पे घूमने वाला है। जब कोई कहता है कि मैंने आइडिया परसीव करा था, मैंने इस चीज को सोचा था, ठीक है आपने सोचा था, प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको मैंने आकार, एक शेप, एक तरीका, एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मल डेटाबेस तरीका, मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में मैंने दुनिया के सामने रखा है। जैसे ही आपने रखा, वो आपका अपना अधिकार हो जाता है, उस पर आपका अपना राइट हो जाता है। वो आपके माइंड का उपज है, आपके माइंड की एक ऐसी सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज निकली है बाहर, जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका अपना अधिकार होना ही चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल को जब आप गूगल करोगे तो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक इन अ लॉजिकल वे एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एक व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने और समझने की क्षमता से संबंधित बौद्धिक और बुद्धिमत्तापूर्ण। आपके अंदर कितना कैपेसिटी है चीजों को समझने का, कुछ नया बनाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी लास्ट में वर्ड बोला ना, नया बनाने का। या तो आप कॉपी करके भी बना सकते हो, या तो आपने कुछ नया इमेजिन करके बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया आया, एक आइडिया बल्ब की तरह जला, पर उसने कहा कि ये आइडिया मेरी है, चलो ठीक है आपके दिमाग में रहा, पर उस आइडिया को फसल के रूप में, मैंने इस फोटो में आप देख रहे हो किसान खेती कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने एक दिमाग में जो आई हुई चीज को फसल के रूप में कन्वर्ट करा ना, वैसे ही वो आपके ऊपर एक अधिकार बन जाता है, आपका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाता है उसके ऊपर। मेरे दिमाग की उपज है ये फसल मेरे दिमाग की उपज है, दोनों में बहुत अंतर है। ये मेरे दिमाग की उपज है, मेरे दिमाग में आया, ठीक है, पर ये फसल मेरे दिमाग की उपज है। जैसे आपने फसल कह दिया ना, वो इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी बनती है। आपके दिमाग में कुछ आया, इससे कोई मतलब नहीं है। एज सुन एज एट द मोमेंट यू उसको कन्वर्ट करते हो फॉर्मलाइज्ड मैनर में, वो दिखना स्टार्ट हो जाती है दुनिया को एज अ फसल के रूप में, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। उसके ऊपर आपको अधिकार देती है बहुत सारे कानून। जैसे हम बात करेंगे एक डेफिनेशन की, अगर हम बात करूं मैं आपसे, तो बीपो के बारे में जानते होंगे आप, जो आपकी वर्ल्ड एसोसिएशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट उसके वेबसाइट से पढ़ा रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट। उसका डेफिनेशन कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड, बार बार कह रहा हूं, सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क्स,
आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइंस, सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स में, ट्रेड में जो भी यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से हो सकती है। अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी। क्या कोई बुरी चीजों को लेकर जाके कहोगे कि यार मैंने एक टेररिज्म का नया तरीका ढूंढा है, कॉपीराइट दे दो या फिर पेटेंट दे दो इसको, या फिर डिजाइन का कुछ दे दो तरीका? नहीं कह सकते। पर मैं कह रहा हूं इन्वेंशन तो कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा बुरा। एक टेररिज्म भी किसी के दिमाग की उपज ही रही होगी, और एजुकेशन भी किसी के दिमाग की उपज ही रही होगी, और आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी करो वो भी किसी दिमाग की उपज रही होगी। बताओ कितना गलत चीज इन्वेंट करके चला गया वो। IP is protected in law, for example, patent, copyright, trademarks, which enable people to earn recognition of financial benefit from what they invent or create। जो भी आप इन्वेंट करते हो, जो भी आप क्रिएट करते हो, उस पर आपको अपना अधिकार मिलता है, ताकि आप उससे फाइनेंशियल अपनी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। मैंने आपको सुपर कैसेट का एक केस बताया था, माई स्पेस वर्सेस सुपर कैसेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसमें यही तो था। सुपर कैसेट वाले यही करते थे, कॉपीराइट से ही पैसा कमाते थे। ठीक है, इसकी बात करेंगे लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कहता है कि बाय स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इनोवेटर्स एंड द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एम्स टू फॉस्टर एन एनवायरनमेंट इन विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लरिश। आपको दोनों चीजों में बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब सारी दुनिया में ऐसा हो कि हर इंसान कुछ ना कुछ सोचा, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, 8 बिलियन पॉपुलेशन, और सबने कुछ ना सोचा, कुछ ना कुछ ऐसा निकाला, मान लो 10 बिलियन आइडियाज बन गए और सबको कॉपीराइट दे दिया, तो फिर क्या मतलब है? आइडियाज बनाओ, फॉर्मलाइज करो, कॉपीराइट ले लो, फिर क्या मतलब है? फिर तो कोई काम फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो वाइडर इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ आपने पार्ट 1 में पढ़ रखा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1 में, तो इसमें ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ों की आज बात करेंगे अपन। ये डेफिनेशन एक बार पॉज करके जरूर पढ़िएगा आप। ट्रेडमार्क यूज होता है ट्रेडिंग सिस्टम में। अगर आपने कुछ ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका कुछ अपना कंपनी से, कोका कोला की बात मैंने आपसे बार बार कही थी, बार बार मैं जब इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाया था आपको, तब मैंने बार बार कहा था आपसे। ठीक है, तो उस पर ट्रेडमार्क ले सकते हो आपकी। ये कोई भी एक मेरे ट्रेडिंग का एक सिस्टम, एक डिजाइन है ये। पेटेंट मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव राइट, अगर आपने कुछ इन्वेंशन करा है, अब उस पर आपने पेटेंट ले लिया, वो आपकी डिजाइन हो गया, आपकी एक पेटेंट हो गया, उसके ऊपर मान लीजिए आपका अपना अधिकार हो गया। अब उसको आप कन्वर्ट अगर कोई करना चाहता है कि फॉर्मलाइज्ड मैनर में, तो आपसे अथॉरिटी लेगा, आपसे परमिशन लेगा। कॉपीराइट एक आइडिया को जब आप फॉर्मलाइज्ड मैनर में रख देते हो, जब आपने फॉर्मलाइज्ड मैनर में रख दिया, तो कॉपीराइट ले सकते हो आप। पेटेंट आप इन्वेंशन के ऊपर ले सकते हो। ट्रेडमार्क आप एक तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम को जो आप मैनेज करते हो, जो भी आप तरीके से कर रहे हो, जो भी आप लोगों के अंदर कर रहे हो, उसको ले सकते हो। कौन सा लोगो है, क्या आपका पैटर्न है, उसको ले सकते हो आप ट्रेडमार्क। अगर आगे बात करें इंडस्ट्रियल डिजाइन, मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन आपने बनाया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग, आप लोग जानते हो कि एक एरिया में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है, उपजाया जाता है, तो उसके ऊपर जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स, अगर कुछ ट्रेड सीक्रेट है आपका आपस में, अगर आप सीक्रेट कर रहे हो, ट्रेड सीक्रेट है कुछ, उसको ऊपर भी आप ले सकते हो तरीके का, पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। हमारे लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जब मैं बार बार कॉपीराइट कह रहा हूँ, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। एक बार तो मैंने आपसे बोला, कॉपीराइट तभी आप मांग सकते हो जब अपने आइडिया को क्या कर दिया, आपने फॉर्मलाइज्ड मैनर में रख दिया। या तो वो एक आर्ट के फॉर्म में हो सकता है, या तो एक डिजाइन के फॉर्म में हो सकता है, या तो एक लिटरेरी वर्क हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी हो सकता है। अगर आपने एक आइडिया जो आपके दिमाग में है, उपज है, अगर उस उपज को आपने फसल का नाम दे दिया, फसल का शेप दे दिया, और जैसे ही फसल बननी स्टार्ट हो जाती है, आप कॉपीराइट मांग सकते हो उसके ऊपर। वरना आप ये नहीं कह सकते कि कॉपीराइट वालों को जाकर ऐसे धीरे से उसके कान में कि यार मैंने ना एक आइडिया बनाया है, इसको कॉपीराइट दे दो। नहीं देंगे वो। दिस इज नॉट द वे कि आप उसको प्यार से जाकर बोल रहे हो कानों में, नहीं, आपको वो फॉर्मलाइज मैनर में रखना पड़ेगा। सो द कॉपीराइट इज द राइट गिवन बाय लॉ, कानून के द्वारा दिया जाता है। एनी लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड वेराइटी ऑफ अदर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दैट लॉ। जो भी लॉ है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको अगर इन सब चीजों में है, उसको फॉर्मलाइज मैनर में रख दिया है, तो आपको कॉपीराइट दिया जाएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, फॉर्मलाइज्ड मैनर, पूरा का पूरा डिस्कशन ही इसी के अराउंड घूमेगा आज। तो क्या एक एक्सक्लूसिव राइट है? हाँ भैया, आपका एक्सक्लूसिव राइट है। क्या एक परमानेंट राइट है? नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। कितने सालों के लिए दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कॉपीराइट कितने के लिए दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कितने के लिए दिया जाता है, पेटेंट कितने के लिए दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर बताओगे तो भी मजा है, वरना कोई बात नहीं, मैं तो बना दूंगा, काम आपका वैसे भी हो जाएगा पेपर में। ठीक है। लीगल सैंक्शंस टू अदर्स एंड लीगल प्रिविलेज टू अदर क्रिएटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कॉपीराइट आपको दिया गया आपके फॉर्मलाइज्ड आइडिया के ऊपर, बार बार सुनना मेरी बात, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बहुत मैटर करता है। आइडिया दिमाग में कुछ आया हो, कोई मैटर नहीं करता है, जैसे उसको आपने रख दिया दुनिया के सामने पब्लिकली, और उसको एक तरीके से रख दिया आपने, कॉपीराइट मांग लो आप उस पर। ठीक है। उसमें कहता है कि जब आप कॉपीराइट किसी को देते हो ना, किसी क्रिएटर को, इनोवेटर को, तो उसको एक लीगल प्रिविलेज दे रहे हो कि कोई भी और बंदा आपके इन्वेंशन का, इनोवेशन का, आइडिया का गलत यूज नहीं करेगा। तो एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, लीगल सैंक्शंस कर रहे हो दूसरों को।
एक साइड आप लीगल प्रिविलेज दे रहे हो, एक साइड लीगल सैंक्शन कर रहे हो। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड नॉट आइडिया इटसेल्फ, पूरा डिस्कशन आज इसी तरफ घूमेगा। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बहुत मैटर करता है, एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, फॉर्मलाइज्ड मैनर, विजिबल मैनर में, टेंजिबल फॉर्मेट में बहुत मैटर करता है। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पर वर्सेस क्रिएटर्स एफर्ट, पहले ही बताया मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। नेगेटिव और मोनोपोली राइट है, कहते हैं नेगेटिव और मोनोपोली राइट का क्या मतलब हुआ कि आपने उनको मोनोपोली एक तरीके से दे दिया कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, आपका अपना कॉपीराइट हो गया, अब आप चाहो तो इसको किसी को यूज करने दो तो उसको लाइसेंस दो, पैसे लो, फिर दो। तो एक तरीके के नेगेटिव राइट बोला जाता है, क्योंकि आपने दूसरों को कुछ ना कुछ इन्वेंट करने से क्या कर दिया, रोक दिया। पर एज सच कॉपीराइट कंप्लीटली रोकता नहीं है। अब मैं बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीके का कॉपीराइट मान लो मैंने बनाया, उसके एक कॉर्नर में से अगर कोई इंसान इतना दिमाग तेज है उसका कि या तो आपके माइंड की चीजों को पढ़ लिया, या तो आपके इन्वेंशन से कुछ ऐसा निकाल लिया वो और अपना उसने कुछ नया बना दिया, भले ही कॉन्सेप्ट सेम है, पर उसने अगर कुछ ऐसा नया बना दिया जिसको बोलेगा कि नहीं नया फॉर्मेट है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी मैं केसेस बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने S-400 बनाई थी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। चाइना ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा सेम साइज शेप सब कुछ कॉपी कर लिया, नया नाम दे दिया, बिल्कुल नया नाम दे दिया, बिल्कुल कुछ भी उसमें नहीं। पर हाँ, अगर वही कहता कि सेम आइडिया सेम टेक्नोलॉजी रखता, पर वो जो शेप साइज था ना उसको कुछ ऐसे प्रस्तुत कर देता कि लोगों को S-400 लगता ही नहीं, भले ही नाम को टेक्नोलॉजी कुछ और होती, तो ये कर सकते हैं आप। पर अगर सेम मैनर में अगर आपने उसको प्रस्तुत कर दिया है तो कॉपीराइट तो बिल्कुल आपके ऊपर लग जाएगा। पर अगर नहीं कराए, एज सच कुछ आइडिया चेंज करके कराए, तो नहीं लगेगा। इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी कहते हैं, देखिए एज सच कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं कॉपीराइट का, कहीं कोई लिखा हुआ तो आपको दिख नहीं रहा कि कॉपीराइट है। एज सच कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस सामने कोई मतलब लिखा हुआ दिख रहा है ना, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो ऐसा है नहीं इसका कुछ। बंडल्स ऑफ इंसिडेंट राइट्स, कुछ और राइट भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप उसको कॉपीराइट देते हो, मान लो कॉपीराइट अधिकार मिल गया, तो उसके साथ ये भी तो हो गया ना कि वो किसी को यूज करने नहीं देगा किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आर्ट हो, लिटरेरी हो, सिनेमेटोग्राफी हो। कोई चीज़ अगर गाना है, कोई चीज़ अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको लिख नहीं सकते आप ना, लिख के प्रस्तुत नहीं कर सकते, ड्रामा में नहीं यूज कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो बहुत सारे राइट्स साथ में आते हैं। ठीक है, जब कॉपीराइट दिया जाता है तो सो मेनी राइट्स, बंडल्स ऑफ राइट्स साथ में आते हैं। यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटेलेक्ट इज द की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने माइंड का, अपने इंटेलेक्ट का कितना इन्वेस्टमेंट करा है, कितना यूटिलाइजेशन करा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आप अपने पेपर में डायरेक्ट लिखना। और मैं बार बार कहता हूँ ना, जो PDF में लिख के दे रहा हूँ इसको लिख देना, काम बन जाएगा। लिखते नहीं है, मैं देखता हूँ कई बार 5-5 पेजेस, 2-2 पेज एक्स्ट्रा पेजेस लिख रहे हो, क्या फायदा यार, एक पेज में कंप्लीट हो जाता है पेपर, ढंग से लिखो तो। आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी, बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरा डिस्कशन इसकी तरफ घूमेगा, क्या मतलब होता है, कई सारे केसेस की भी बात करूंगा। हिंदी में लिखा है, मैंने कुछ सुना कि जब मैं आपसे कहता हूं एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो सोचा और उसको जिस भी फॉर्मेट में आपने दुनिया के सामने पब्लिश करा, कोई भी उसकी चोरी नहीं कर सकता। सुनना ध्यान से। पर अगर कोई चाहे तो आपने क्या सोचकर बनाया या उसे पब्लिश किए हुए आइटम से कुछ भी ऐसा निकाल लिया और एक नई चीज उसने क्रिएट कर लिया, तो वह उस पर कॉपीराइट अपना बोल सकता है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ये बातों को ध्यान से समझिए। अगर मैंने कहा कि मैंने ये चीज बनाया, ये मेरे दिमाग की उपज है, मैंने किसी को बताया और सामने वाले ने उस उपज को फसल दे दिया, जैसे उसने फसल दे दिया वो उसका कॉपीराइट हो गया। आप नहीं कह सकते कि यार मैंने, मेरी आइडिया है। आप चिल्ला लीजिए दुनिया के सामने, लॉ नहीं सुनेगा। लॉ सुनेगा तब जब आपने उसको एक्सप्रेशन दिया था। एज सुन एज आपने अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर दिया, एक फॉर्मुलाइज्ड मैनर में रख दिया, दुनिया को दिख गई वो चीज, अब आप उस पर कॉपीराइट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सामने वाला इतना तेज हुआ कि आपके उस एक्सप्रेशन में से भी कुछ ऐसा निकाल लिया और नई चीज बना दिया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आइडिया बिल्कुल सेम हो। बात को समझ रहे आप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्रेशन और आइडिया बहुत डाइकोटमी वाला कॉन्सेप्ट है ये। इसके ऊपर एक केस भी बताऊंगा भैया आपको, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा केस है। तो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है कॉपीराइट एक्ट का, ऑब्जेक्टिव बताओ। द कोर्ट, एक केस का नाम बता रहा हूं, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस DV मोदा का केस आपके केसमेंट में दिया हुआ है। कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था दैट कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी की बात करें, पीछे बनाने का कारण क्या था, इज टू प्रोटेक्ट एन ऑथर ऑफ द कॉपीराइट फ्रॉम एन अनलॉफुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हिज वर्क बाय अदर। समझ रहे आप? इतना अंग्रेजी तो इतनी समझ रहे हो आप, मेरा कहने का मतलब क्या है। कॉपीराइट इज व्हाट? राइट टू स्टॉप अदर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द वर्क विदाउट कंसेंट और एसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। आप उसके बिना एसेंट से, उसके बिना कंसेंट के आप नहीं बना सकते, आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते। आप कई बार गूगल पे कोई पेजेस डालो ना, कई बार अपन भी थंबनेल में कुछ यूज करते हैं, तो कोई गूगल से अगर वो चीज उठा रहे हैं तो लिखा रहता है
इमेजेस आर सब्जेक्ट टू द कॉपीराइट। आप बिना उसके लाइसेंस के यूज कर तो लिए, वो चाहे तो क्लेम कर सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। आप उसको कॉपीराइट तो चलो आपने इमेज की बात करी ना, अगर उसी को आप म्यूजिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसी को आप ड्रामा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं बंडल्स ऑफ राइट्स, साथ में बहुत सारी राइट्स और आती हैं। कॉपीराइट प्रेजेंट्स द बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट and rights of the author and that of the public in protecting the public domain or to claim the copyright and protect it under the copyright statute। ये होगी क्या नाम है, स्कोप। ये होगी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझ गए आप क्या किस कारण से बनाया गया था। एक तरफ लीगल सैंक्शंस और लीगल प्रिविलेज की बात मैंने करी, और स्कोप क्या है, कहाँ तक यूज कर सकते हैं। आप कंप्लीटली दुनिया को रिसर्च करने से तो रोक नहीं सकते, आपके आइडिया में से कुछ चीजें निकाल कर यूज करने से रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ चोरी कर सकते आइडिया में से। तो स्कोप यही होगा कि कहां तक एप्लीकेबल होगा, केस बाय केस बेसिस पे देखा जाएगा, कितना सर्कमस्टांसेस था, क्या था, नहीं था, वो सब देखा जाएगा। तो स्कोप डिपेंड करता है कि आपने अगर कुछ बनाया तो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज चाहे तो उसको में से कुछ निकाल कर, क्योंकि माइंड तो देखो बहुत सारी माइंड से अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, आप में से कुछ ना कुछ आइडिया परसीव करके वो नई चीज बना सकता है, तो उसके कॉपीराइट नहीं लगेगा। ये स्कोप हो गया उसका। स्कोप आपके सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट तक लिमिटेड रहेगा, दूसरे के फॉर्मलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस कॉपीराइट के एक दो प्रोविजंस को समझते हैं, केसेस तुरंत समझा दूंगा। कॉपीराइट जब एक्ट 1957 को आप देखोगे, उसमें जो सेक्शन 13 है, और भी बात करेंगे, इस सेक्शन को बार बार यूज करूंगा कॉपीराइट में आपको। तो कहता है वर्क्स इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, किस किस कामों में कॉपीराइट मांग सकते हो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कॉपीराइट सेल सबसिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ वर्क, दैट इज टू से ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमेटोग्राफिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग। Copyright shall not subsist in any work specified in subsection 1 other than a work to which the provision of section 40 or 41 applies unless, कब तक नहीं होगा, unless in the case of a published book, जो published work जो publish हो चुका है, the work is first published in India, चाहे दुनिया में कहीं भी हो उसको इंडिया में पहली बार पब्लिश होना चाहिए, और where the work is first published outside India, the author is at the time of such publication or is a case where the author was dead at that time but at the time of his death a citizen of India। समझ रहे आप मेरी बात। सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इंडिया में पहली बार हो गया, इंडिया के बाहर कहीं हुआ हो, सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस व्यक्ति का। आप यहाँ पे कोई चीज़ पर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो और इंडिया में आकर आपने उसको कहा कह रहे हो कॉपीराइट दे दो, नहीं मिलेगा। इंडिया के बाहर रहते हो, वहाँ अगर पब्लिश हो रहा है और इंडिया का सिटीजन हो, आप उसको चाहते हो कॉपीराइट इंडिया में यूज करने के लिए कि इंडिया में कोई इसका यूज ना करे गलत, ठीक है, आप कॉपीराइट मिल जाएगा, पर इंडिया का सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में अगर पहली बार पब्लिश कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन द केस ऑफ एन अनपब्लिश्ड वर्क अदर देन अ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, द ऑथर इज एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द वर्क अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डोमिसाइल्ड इन इंडिया। ये सब की बातें और भी सेक्शंस में करेंगे, बार बार जब यूज होगा ना कॉपीराइट, और भी सेक्शंस अभी आएंगे उसमें, अभी तो मैं आपको सिंपली ये चीज बता रहा हूँ। इन द केस ऑफ वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप, द कंडीशंस कन्फरिंग कॉपीराइट्स स्पेसिफाइड इन दिस सब सेक्शन shall be satisfied by all the authors of the work। ये चीज याद रखिएगा। इन द केस ऑफ जो ज्वाइंट, अभी बताऊंगा एक केस आपको, नज़्म हपैतुल्लाह का जो केस है, ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्वाइंट ऑथरशिप है तो उसमें दोनों का होना, दोनों की एग्रीमेंट होनी बहुत जरूरी है, दोनों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। Copyright shall not subsist in any cinematograph film if a substantial part of the film is an infringement of the copyright in any other work। In any sound recording made in respect of a literary, dramatic or musical work, if any making the sound recording copyright in such work has been infringed, copyright इन सब केसेस में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। If any cinematograph, कोई भी फिल्म, if a substantial part of the film is an infringement of the copyright in any other work, अगर किसी और वर्क में उसका infringement किया हुआ है ना तो उस पर कॉपीराइट नहीं लगेगा। पूरी की पूरी पार्ट पे लग सकती है, या तो पूरी किसी एक पार्ट पे भी कॉपीराइट लगता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, या पूरा का पूरा थ्योरी पे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे भी लग सकता है, पूरा का पूरा फिल्म पे भी लग सकता है। तो कई बार आप देखते हो कि हॉलीवुड मूवीज का डबिंग होती है इंडिया में, या हॉलीवुड मूवीज की कॉपी होती है, ऐसे ही नहीं कर लेते कॉपी, ऐसे ही नहीं कर लेते उस आइडिया को परसीव, बात होती है पहले आपस में दोनों की। इस सेक्शंस की बात अभी और करेंगे, जब अभी दूसरे वीडियोस बनाऊंगा ना मैं आपको, पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें बात करेंगे ये सारी चीज़ों का। मीनिंग ऑफ कॉपीराइट अभी देख लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कहता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू डू और authorize the doing of any of the following acts in respect of work or any substantial part thereof। any substantial part thereof, मैं बार बार कह रहा हूँ, any substantial part thereof, namely in the case of literary, dramatic or musical work not being a computer program, computer program नहीं होना चाहिए, to reproduce the work in any material form including the storing of it in any medium by electronic means, to issue copies of the work to the public not being copies already in circulation, to perform the work in public or communicate it to the public, to make any cinematograph film और छोड़ो यार इतना अंग्रेजी, मेरी बात सुनो।
तभी आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो। या तो कोई उसका रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई कॉपी कर रहा है, कोई साउंड का यूज कर रहा है, कोई उसमें दूसरे फॉर्मेट्स में यूज कर रहा है, बंडल ऑफ राइट्स। अगर आपका एक कॉपीराइट किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर आपने उस पर कॉपीराइट ले रखा है किसी भी चीज पे, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, उसको किसी और फॉर्म में यूज नहीं कर सकते आप। अगर आर्टिस्टिक है तो लिटरेरी में यूज नहीं कर सकते आप, उसकी कॉपी नहीं बना सकते आप, उसकी नई कॉपीज प्रिंट नहीं कर सकते आप बिना उसके परमिशन से, या फिर उसको एक आर्ट का फॉर्म नहीं दे सकते आप, एक म्यूजिक में फॉर्म नहीं दे सकते आप। ये कह रहा है उसको कॉपीराइट का मतलब हुआ। टू मेक एनी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आप, कोई एडाप्टेशन नहीं कर सकते आप। टू डू इन रिलेशन टू ट्रांसलेशन और एडाप्टेशन ऑफ द वर्क एनी ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू द वर्क इन सब क्लास 1 to 4। इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम का कुछ और होगा, सेलिंग की बात, कमर्शियल रेंटिंग की बात हो जाती है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क वही सेम चीज, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उस वर्क को आप, स्टोर नहीं कर सकते आप 3D में 2D में, लोगों को बता नहीं सकते उस चीज के बारे में, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कॉपीज ऑलरेडी पब्लिकेशंस में, उसके अलावा कोई कॉपीज आप पब्लिश नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपको पता है कॉपीराइट के बारे में। इतना आप सबको पता है कि कॉपीराइट कब लगता है और क्या होना चाहिए कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा। क्या रेंटल में नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है। ऑफर फॉर सेल नहीं दे सकते आप उसको, किसी भी वर्क को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते दूसरे फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, बिना लाइसेंस लिए, बिना कॉपीराइट का उसे अधिकार लिए हुए। यही चीज उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बदल जाती है। उसमें स्टोरिंग नहीं कर सकते आप डेटा का, ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, कुछ नई चीज पर से एडिटिंग नहीं कर सकते आप, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया पे कॉपीराइट लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आई कांट प्रोनाउंस दिस नेम, डोनेगो वर्सेस अलाइड न्यूज़पेपर्स 1937 का केस है। इस केस में हुआ क्या था, आप लोग सुनोगे तो हंसी आएगा, पर सच्चाई यही है। ये जो व्यक्ति है ना, रेडियो जॉकी, मतलब रेडियो उसमें थे, क्या नाम है, आरजे थे कुछ ऐसा, रेडियो रेसर थे कुछ ऐसा मान लीजिए। अब ये अलाइड न्यूज़पेपर्स में क्या हुआ, ये व्यक्ति जो थे बड़े फेमस व्यक्ति थे। अब इन्होंने अपना जो भी इनका कॉन्सेप्ट था सक्सेसफुल का, जो भी इनका लाइफ स्टोरी था, उसको इन्होंने एक व्यक्ति के थ्रू क्या हुआ दुनिया को बताया। अब ये अकेले इनके पास मान लीजिए समय नहीं था सारी चीज़ें बताने के लिए, तो नहीं बताते थे, तो कोई बताते थे और वो लिखता था, ठीक है। स्टीव डोनेगो रेसिंग सीक्रेट्स की बात करके बहुत अच्छे, मतलब वो रेसिंग जॉकी थे, आरजे जिसको बोलते हैं, जो रेडियो जॉकी होती है अलग से, ये रेसिंग जॉकी। तब उस व्यक्ति ने क्या करा, इनकी सारी बातों को लिखा एक फॉर्मेट में और दुनिया के सामने हर संडे को एक मैगजीन के रूप में आता था। ये जो अलाइड न्यूज़पेपर्स वाले थे ना, इन्होंने उस बंदे को पैसे दिया, बोला कि यार तुम ना उनसे बिना परमिशन लिए मेरे मैगजीन्स में छपा दो सेम चीज़ें जो पहले उधर छपाई थी। उस बंदे ने कर दिया। अब ये पहुंच गए कोर्ट कि हमें परमानेंट इंजक्शन दो भैया, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि मेरी कॉपीराइट है। अब इसमें जो कोर्ट ने कहा वो बहुत ही क्रिटिसिज्म वाली पॉइंट थी। कोर्ट ने कहा ठीक है, मानते हैं आपका मुद्दा था, आपकी स्टोरी थी, आपका सीक्रेट लाइफ सीक्रेट था, आपने सब कुछ जर्नी बताया, रेसिंग सीक्रेट जो भी है आपका, पर आपने लिखा नहीं ना, आपने लिखा तो नहीं, उसको फॉर्मलाइज्ड मैनर में दिया तो आपके बंदे ने, फेल्स्टिड ने, जिसका नाम क्या था, फेल्स्टिड ने दिया। ये कोर्ट ने कहा कि फेल्स्टिड का कॉपीराइट है ये तो, क्योंकि उसने दुनिया के सामने जो फॉर्मलाइज्ड मैनर में लेकर आया, वो कौन लेकर आया, फेल्स्टिड लेकर आया, तो फेल्स्टिड की कॉपीराइट होती है, ना कि आपकी, दोनों की। ये बात कह दी कोर्ट ने। ये बहुत ही क्रिटिसिज्म वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो मैं अंधा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन कोर्ट ने भी कहा था अगर शॉर्ट हैंड का अगर कोई यूज कर रहे हैं साथ में, कि नहीं कोई आपका एज अ हेल्पर ही हो रहा है, तो आप उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर आपका कॉपीराइट हो गया। अब एक ऐसी बात हो गई, मान लो मेरे पास समय नहीं, मैंने किसी को बोल दिया कि यार तुम ऐसी सारी चीजें लिखकर पब्लिश कर देना, कॉपीराइट मेरा है तो मेरे को दे देना। अगर वो नहीं कर रहा है तो कॉपीराइट मुझे कैसे नहीं मिलेगा। हाँ, मैं अगर ठीक है, मेरे पास इन्वेंशन करने का पूरा अधिकार है, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं अपनी उस चीज़ों को एक फॉर्मेट में नहीं दे पा रहा हूँ, पर विद द हेल्प ऑफ एनीबॉडी मैंने उसको फॉर्मेट में दिया, तो क्या उसका हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया था, डिजाइन दिया था उस चीज़ को। नहीं, हाँ, वो डिजाइनर कहला सकता है, वो परफॉर्मर कहला सकता है, ट्रांसक्राइबर कहला सकता है, पर वो कॉपीराइट ओनर नहीं कहलाएगा ना। ये बातें बहुत सारे केसेस में कोर्ट में बहुत बार क्रिटिसिज्म हुआ इस जजमेंट का, कैसे कैसे आपने कह दिया कि दोनों की वो कॉपीराइट नहीं मिलेगी क्योंकि उसने लिखा नहीं है, बस इस मुद्दे से। तो ट्रांसक्राइब का एक वर्ड होती है गूगल पे, उसका मतलब क्या होता है सुनिएगा। ट्रांसक्राइब कहता है टू रिकॉर्ड थॉट्स, अ स्पीच और डेटा इन अ रिटन फॉर्म और इन अ डिफरेंट रिटन फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल। या तो ओरिजिनल ने जो आपको बताया उससे कुछ अलग लिख रहे हो आप, या तो जो स्पीच रिटन फॉर्म में आपको दी गई, मतलब जो आपको बोला गया उसके डेटा को, स्पीच को, थॉट्स को अपने रिटन फॉर्मेट में रिकॉर्ड करा, तो ट्रांसक्राइब हो गया। इसी को जो करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्राइबर। तो ट्रांसक्राइबर की कॉपीराइट कह दी कोर्ट ने इसमें, क्योंकि उसने लिखा, उसने फॉर्मेट में लिखा ना। सोचो कितना ही
गंदा कमेंट था, कितना ही गंदा जजमेंट था, इमेजिन करो। इसी का यूज हुआ नज़मा हेपतुल्ला के केस में। अब नज़मा हेपतुल्ला जो थी लीगल हेयर थी मौलाना आज़ाद की, आज़ादी से पहले की बात कर, मतलब वो मौलाना आज़ाद साहब पहले की बात है, आज़ादी के पहले। तो उन्होंने एक बुक बनवाई मिसेज जो ओरिएंट लॉन्गबर्न लिमिटेड है ना, इसके साथ अपनी जीवन की सारी सक्सेसफुल स्टोरीज बताई, बहुत सारी बातें बताई, और उन्होंने बोला कि मेरे मरने के 30 साल बाद तक जो शुरू के 30 पेजेस हैं उसको पब्लिश मत करना, ये उन्होंने कहा, और बातें हो गई ओके। तो मर गए उनके डेथ होने के बाद, अब पब्लिशमेंट की बात आई, तो ये नज़मा हेपतुल्ला जो लीगल हेयर थी उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप पब्लिश नहीं कर सकते, कॉपीराइट तो हमारे पास है। तो बात पहुंची कोर्ट में, ये वही जजमेंट लेकर चले गए थे ओरिएंट लॉन्गबर्न साहब कि हमने लिखा है ना, मतलब ये विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर एक लिखा था, प्रोफेसर कबीर, तो कबीर की कॉपीराइट हो गई, क्योंकि पहले वाले केस में तो यही कहा था, दोंगवन वाले केस में, दोंगहुई वाला केस में, जो भी है आपका प्रोनाउंस नहीं कर सकता मैं। अब ये पहुंच गए, तो नज़मा हेपतुल्ला ने कहा कि नहीं, कॉपीराइट तो हमारा होगा ना, क्योंकि हमने, हमारा आइडिया ये, हमने उनको बताया, हमारे मौलाना आज़ाद साहब ने बताया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, बहुत ही टेंशन वाली बात है। अब यहाँ पे जो इंडिया विंस फ्रीडम की जो बुक है, जिसके 30 पेजेस की पब्लिशमेंट की बात आ रही है डेथ के बाद, उसमें प्रोफेसर कबीर ने लिखा है, बोला किसने, मौलाना आज़ाद साहब ने, चीज़ें मौलाना आज़ाद साहब की हैं, पर लिखा प्रोफेसर कबीर ने है, तो कबीर साहब की हो गई कॉपीराइट। ये ओरिएंट लॉन्गबर्न वाले ही कह रहे थे, पर नज़मा हेपतुल्ला कह रही थी नहीं। अब आप बताओ क्या हो सकता है? वैसे तो क्लियर जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल कबीर साहब का है, पर कोर्ट ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात करी, वो कॉन्सेप्ट था सोल ओनर और ज्वाइंट ओनर ऑफ अ कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। अभी मैंने आपको एक सेक्शन बताया, तो उसमें बोला था कि कॉपीराइट अगर जब ज्वाइंट ओनरशिप की बात होती है ना, दोनों के एग्रीमेंट, दोनों की सहमति होनी बहुत जरूरी है, 50-50 होती है। एग्रीमेंट अगर जैसा भी आपने कर रखा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज 50-50 होगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखो, पहले वाला जो जजमेंट दिया गया था दोंगहुई वाला केस में, बहुत ही इररिलेवेंट जजमेंट था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक साइंटिस्ट है, उसको अगर नहीं कर रहा, ट्रांसक्राइबर की हेल्प से अगर उसने उस चीज़ को नया फॉर्मेट दिया है तो ट्रांसक्राइबर की कॉपीराइट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि इस केस में हुआ क्या था कि ट्रांसक्राइबर जो कबीर साहब थे, प्रोफेसर कबीर, और जो मौलाना आज़ाद साहब थे, उनके बीच में एक तरीके की एग्रीमेंट हो रखी थी कि ठीक है, कॉपीराइट जो है वो शेयर्ड होगा, और 50% रेंटल उनको जाता था, 50% पैसा उनको दिया गया था पब्लिकेशन एजेंसीज के द्वारा। तो जब 50-50% शेयर्ड है तो फिर कॉपीराइट भी शेयर्ड होगा, कोर्ट ने यही कहा। तो कोर्ट ने पहली बार नज़मा हेपतुल्ला के केस में ज्वाइंट ओनरशिप की बात करी थी, कॉपीराइट की, फर्स्ट केस इंडिया में जो ज्वाइंट ओनरशिप की बात हुई थी। सब्जेक्ट मैटर और लैंग्वेज दोनों इंपॉर्टेंट करता है ना। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, जो इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में मौलाना आज़ाद साहब ने कहा, उन्होंने जो देखा था पास से। लैंग्वेज जो कबीर साहब ने लिखा, तो ज्वाइंट ऑथर्स की बात पहली बार करी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, नज़मा हेपतुल्ला वर्सेस ओरिएंट लॉन्गबर्न लिमिटेड का। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो ट्रांसक्राइब किया है वो थॉट्स को ट्रांसक्राइब किया है, लिखा है उसने, तो वो लिखने वाले के भी तो मैटर करती है। और इसमें रॉयल्टी वगैरह की बात हो चुकी थी, इसीलिए कोई दिक्कत था नहीं। आगे चलते हैं। अब ये जो केस है ना, ये पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 30 मिनट से ऊपर, इसलिए इसको नहीं पढ़ाऊंगा, अगले वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस याद रखिएगा। आरजी आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स का जो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें कही गई, वो बातें यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एक बार पढ़ता हूँ आपके साथ, याद रखिएगा, सुनिएगा। एन आइडिया जो आपके दिमाग की उपज है, प्रिंसिपल जो आपके दिमाग में है, थीम और सब्जेक्ट मैटर और हिस्टोरिकल और लीजेंडरी फैक्ट्स बीइंग कॉमन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। नहीं हो सकता। ये कोर्ट लिख कर कोई चले गए तो कह रहे हैं कि इस पे कॉपीराइट दे दो, नहीं हो सकता। कोई फैक्ट है, लीजेंडरी फैक्ट है, कोई माइथोलॉजिकल फैक्ट्स है, नहीं हो सकता, किसी एक पर्सन के नहीं हो सकता। अगर उसका उनको पता ही नहीं है ना क्या है सच्चाई, हम तो बस जानते हैं ना कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा था, कौन जाने उन्होंने क्या कहा था। अब कुछ फैक्ट तो है नहीं एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा कुछ। इट इज ऑलवेज ओपन टू एनी पर्सन टू चूज एन आइडिया एज अ सब्जेक्ट मैटर एंड डेवलप इट इन हिज ओन मैनर एंड गिव एक्सप्रेशन टू द आइडिया बाय ट्रीटिंग इट डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स। बार बार कह चुका हूं मैं, वेयर टू राइटर्स राइट ऑन द सेम सब्जेक्ट सिमिलैरिटीज आर बाउंड टू अकर। अगर दो आदमी एक ही सब्जेक्ट पे काम करेगा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अगर मान लो दो बंदा काम कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ केस में भी था यही चीज, किशन कन्हैया करके केस था, कुछ ऐसे फिल्म प्रोडक्शन की बात हुई थी। तो दो बंदा जब एक ही सब्जेक्ट पे काम करेगा तो आप मान के चलो कि सिमिलैरिटीज तो होंगी, बाउंडेड है, वहां पे तो होना ही होना है, बिकॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बोथ इज सेम एंड द सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और कोइंसिडेंसेस बाय देमसेल्व्स कैन नॉट लीड टू एन इरेसिस्टिबल इन्फेरेंस ऑफ प्राइवेसी। नहीं कह सकते आप कि अगर उनमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और कोइंसिडेंसेस हुआ है
तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वहां पे पायरेसी हुआ है, नहीं। सेंट्रल आइडिया तो मेन है ना, सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे, सुनिएगा। देयर इज नो कॉपीराइट इन एन आइडिया, बार बार कह चुका हूं। सब्जेक्ट मैटर, थीम इज प्लॉट्स, हिस्टोरिकल लीजेंडरी फैक्ट में कुछ नहीं हो सकता, कोई वायलेशन नहीं होगा। वेयर द सेम आइडिया इज डेवलप्ड इन अ डिफरेंट मैनर, इट इज मैनिफेस्ट दैट द सोर्स बीइंग कॉमन, सिमिलरिटीज होंगी। आइडिया तो सेम है, सेंट्रल आइडिया तो सेम है। ये बार बार मैं भी आपको बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा ना, क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, डेली सोप्स में जो बात होती है, सास बहू वाला जो सीरियल होता है, देखते होगे, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट वहां भी दिखा रहा है। बस एक की 2 हस्बैंड हो गई, एक की दो वाइफ हो गई, एक की 2 सास हो गए, उसमें उसका मर गया, यही तो सेम आइडिया, तो बिल्कुल सेम ही रहता है डेली सोप्स का। अब उसमें लगेगा कि नहीं कॉपीराइट, इसके ऊपर भी बात होती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट नोट, जिसको स्क्रिप्ट समझते हो, स्क्रिप्ट का थोड़ा सा लीगल भाषा में नाम है कॉन्सेप्ट नोट। अब स्क्रिप्ट को ना आप कॉपीराइट करा सकते हो। आप स्क्रिप्ट लिखा आपने, आप उसका कॉपीराइट ले लो, क्योंकि आपने उसको फॉर्मुलाइज मैनर में लिख रखा है। अब उसी स्क्रिप्ट की कोई चोरी नहीं कर सकता। ये जी फिल्म्स के 2-3 केसेज में बात कर लेंगे, बहुत आसान केसेज हैं जो मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट नोट इतना याद रखिएगा। उसके अलावा इफ द एलिज्ड इन्फ्रिंज्ड वर्क इज नथिंग बट अ लिटरल इमिटेशन ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क विद सम वेरिएशंस हियर एंड देयर, इट वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। अगर कोई कहता है कि अगर किसी ने क्लेम करा है कि सर इसने कॉपीराइट करा, वो वर्क अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ नहीं है, उसने बोला A + B = C, इसने बोला B + A = C, अरे बात को समझ लो यार। बल्कि उसने ये कह दिया कि ये है, बताओ इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो ये एक और इसमें बात कही गई कि अगर सबसे अच्छी चेक करने की कोई हमें सोर्स होनी चाहिए तो रीडर्स को दे दो, पढ़ने वालों को दे दो, वो खुद बता देंगे कि आइडिया बिल्कुल सेम है। जैसे कोई मूवीज हॉलीवुड की, टेक्कन मान लीजिए, उसकी कोई कॉपी बना दी थी इंडिया में सिवाय, तो बिल्कुल सेम चीज था, देयर वाज नथिंग एट ऑल। बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं, तो आइडिया तो बिल्कुल सेम है, वहीं से कॉपी करी आपने उस चीजों को पूरी, ये चीज होती है। तो अगर एक वर्क कुछ लग नहीं रहा है, बल्कि बस जस्ट कॉपी वर्जन लग रहा है उसका, तो कॉपीराइट एक्ट उसमें बोल सकते हैं। पर अगर सेंट्रल आइडिया सेम है और डिफरेंटली अगर उसको पब्लिश करा गया है, तो कॉपीराइट नहीं कह सकते आप। डेली सोप में यही होता है, आइडिया सेम है, फॉर्मुलाइज मैनर अलग होगा, इसीलिए कॉपीराइट का खेल नहीं होता। अगर होता ना तो डेली सोप्स आते ही नहीं। इसके अलावा अनिल गुप्ता वर्सेस कुणाल दास गुप्ता का केस है। इसमें अनिल बेचारे बड़ा अच्छा लग रहा था मैं जब पढ़ रहा था। जो अनिल गुप्ता जी हैं, इन्होंने कुछ आइडिया बनाया, कुछ एक अच्छी सी सोच बनाई थी, एक स्वयंवर करके कि शो लाएंगे। अब ये कुणाल दास गुप्ता से शेयर करा इन्होंने, और जो उन्होंने बताया था ना स्वयंवर वाला जो कॉन्सेप्ट था कि शादियां पुराने जमाने स्वयंवर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने कॉपीराइट ले रखा था, क्योंकि उन्होंने उसको फॉर्मुलाइज मैनर में लिखा, उसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया नोट पे मान लीजिए। अब ये कुणाल दास गुप्ता को बताया, पब्लिक हो गई चीजें, और कुणाल दास गुप्ता ने इसी का सेम चीज करके नया शो बना दिया, मैच मेकर करके सोनी टीवी पे, एक दूसरे टीवी पे बना रहे थे। अब ये गए कोर्ट में कि कैन देयर बी ए कॉपीराइट इन आइडिया, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स एंड प्लॉट्स। अब आरजी का जो अभी केस मैंने आपको बताया, क्या नाम है, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स, उसमें तो कहा गया था कि नहीं होता है, तो कोर्ट ने यहां भी कहा कि ठीक है नहीं होगा, हम आपकी बात मान रहे नहीं होगा। इशू दूसरा था, could there be a violation of copyright if the theme is the same as that which existed in the public domain but is presented and treated differently? यहां भी नहीं होगा। पर आइडिया जब मैं कह रहा हूं सेम है, थीम बिल्कुल सेम है, तो आप नहीं कह सकते, डिसिमिलरिटीज होंगी वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जो अनिल गुप्ता के फेवर में किया गया था वो चीज, क्योंकि उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी पब्लिक कर दिया था, अपने आइडिया को कॉपीराइट उस पर ले चुके थे, और जो कुणाल दास गुप्ता थे उन्होंने बिल्कुल उसकी कॉपी करी। कोर्ट ने एक और बात कही, स्वयंवर का अंग्रेजी आपने कर दिया, मैच मेकर मान लीजिए, तो कुछ नहीं हो सकता। आइडिया बिल्कुल आपने सब कुछ सेम रखा, उस पूरे बंदे ने आपको सारी चीज बता दी, स्क्रिप्ट बता दी, सारे आइडियाज बता दिए, आपने उसका कॉपी कर लिया। तो जो नाम ही स्वयंवर है, उसमें सबको पता है कि क्या होने वाला है, और आपने बिल्कुल सेम चीज दूसरी टीवी पर स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे इट्स जस्ट एन इंटीमेट और इमिटेट फॉर्म ऑफ दैट ओरिजिनल फॉर्म। मतलब एक ओरिजिनल फॉर्म का वर्जन बना दिया आपने, इमिटेट वर्जन। और मैंने अभी आपसे बोला आरजी, बार बार भूल जा रहा हूं मैं इस नाम, क्या नाम है, आरजी आनंद का जो केस है, उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि अगर इमिटेशन है आपका कोई कॉपी का, तो वही दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ वो इमिटेशन कुछ नहीं है, ओरिजिनल कॉपी का, ओरिजिनल आइडिया का सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन बनाया है आपने, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है। तो केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, इस बात को याद रखिएगा। और शायद आज के लिए इतना ही मैंने बनाया है। विद दिस आई एंड द डिस्कशन हेयर। ठीक है, 34 मिनट की वीडियो हो गई, पूरा देखा करो एंड प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, मैंने टारगेट करा है 1000 लोगों का, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ, रेंट कंट्रोल भी बनाऊंगा, पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ खत्म करते हैं, और जो भी आपका रहेगा डाउट प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, विद दिस एंड द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो वेरी मच।